Dear students, I am your white collar mentor Dr. Kavisha Patidar. आज बच्चों हम सीखने वाले हैं क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी। ये लेक्चर स्टार्ट करने के पहले आपको ये मालूम होना चाहिए बाबा एंटीबॉडी किसे कहते हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसमें मैंने एक डिटेल लेक्चर ऑलरेडी बनाया हुआ है जो मेरे चैनल व्हाइट कॉलर मेंटर पे अवेलेबल है, आप वहां जाके इसे देख सकते हैं। तो चलिए फिर भी मैं आपके लिए थोड़ा सा एहसान कर देती हूँ, बड़ा दिल है मेरा, तो मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ। तो जनरली एंटीबॉडीज क्या होते हैं? इट इज बेसिकली अ ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि क्या बच्चों? ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या होता है? ऐसी चीजें जिसमें प्रोटीन के साथ साथ कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स भी अटैच होते हैं, इसलिए इसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। इनका प्रोडक्शन कब होता है? जब आपके बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंसेस आते हैं तो इनका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और एंटीबॉडीज उसे रिकॉग्नाइज करते हैं फॉरेन सब्सटेंसेस को और उससे बाइंड करते हैं, तो ऐसी चीजों को हम एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी बनाता कौन है? सो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कौन करता है बच्चों? प्लाज्मा सेल करते हैं। ये कहाँ से आ गए भाई? तो ये आते हैं बी सेल से। बी सेल्स एक्टिवेट होते हैं प्लाज्मा सेल में और फिर एंटीबॉडी का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये आपके सीरम में हो सकती हैं, ये आपके टिश्यू फ्लूइड में हो सकती हैं, ये आपके म्यूकोसल सरफेसेस पे हो सकती हैं और बी सेल के बच्चों सरफेस पे भी एंटीबॉडी अटैच्ड होती है। तो ये एंटीबॉडी का थोड़ा सा रिविजन था। अब थोड़ा इसका स्ट्रक्चर का रिविजन कर लेते हैं। तो बच्चों इनमें 4 डंडियां होती है। 4 डंडियां कौन कौन सी? 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन। अगर आप एक सिंगल लाइट चेन की वेट की बात करें तो ये अराउंड कितना होता है? 25 किलो डेल्टान होता है। अगर आप हैवी चेन की वेट की बात करें तो ये कितना होता है? 50 किलो डेल्टान एक चेन का। डन। लाइट चेन की बात करें तो उसमें 2 रीजन होते हैं, वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन। वेरिएबल यानी कि क्या? यहाँ पे जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड होगा दैट विल बी डिफरेंट, और कांस्टेंट रीजन में क्या होगा? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड लगभग सेम रहेगा, ठीक है। 2 तरीके की लाइट चेन हो सकती है, लैम्डा और कापा। जनरली कापा जो होती है मोर फ्रीक्वेंटली अवेलेबल है, ज्यादा आपके बॉडी में कौन सी पाई जाती है? कापा चेन पाई जाती है। अगर आप हैवी चेन की बात करें तो हैवी चेन कौन कौन से तरीके की होती है? गामा होती है, एप्सिलॉन होती है, डेल्टा होती है, म्यू होती है और अल्फा होती है। तो ये 5 तरह की बेसिकली हैवी चेन के अलग अलग टाइप्स है, उसके बेसिस पे अलग अलग क्लासेस होती हैं। उसके बाद में जो एंटीबॉडी की गर्दन होती है वहां पे क्या है? दैट इज द हिंज रीजन, जहां पे डाइसल्फाइड लिंकेजेस होते हैं और इस रीजन में गर्दन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए यहाँ पे सिस्टीन और प्रोलीन होता है, ठीक है। इसके अलावा एंटीबॉडी में इंट्रा डाइसल्फाइड लिंकेजेस भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस हिस्से को हम कहते हैं फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग, जहां से एंटीबॉडी बाइंड करती है। सो ये मोटा मोटा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है। अब हम बात करते हैं बच्चों किसकी? क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी की। सो बच्चों हैवी चेन के बेसिस पे और उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे एंटीबॉडी को अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। क्या बोला? किसके बेसिस पे बच्चों? हैवी चेन के टाइप्स और उनका जो स्ट्रक्चर होता है उस बेसिस पे उन्हें क्या किया गया है? अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। जनरली कितने तरीके की क्लासेस होती हैं एंटीबॉडीज की? 5 तरीके की होती है। अब प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों? हम पढ़ तो लेते हैं, हमें समझ में आ जाता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद कैसे होने लगता है? आगे पाठ पीछे सपाट, यानी आगे का पढ़ते जाते हैं, पीछे का सब साफ होता जाता है, कुछ भी ध्यान नहीं रहता। तो आज मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ निमोनिक्स भी बताऊंगी ताकि आपको ये हमेशा याद रहे। और इस लेक्चर से बच्चों आपके एमसीक्यूज भी बहुत सारे आते हैं और आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जैसे कि सेट हो गया, नेट हो गया या फिर कोई भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम हो गए, उसमें भी ये लेक्चर आपको बहुत हेल्प करेगा। इस पे से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चलिए अब अपन आते हैं कि आप कैसे ध्यान रखेंगे कौन कौन सी क्लासेस है। तो कौन कौन सी बच्चों? 5 तरीके की है। कैसे ध्यान रखोगे? गेम डी। कैसे ध्यान रख सकते हो? गेम डी, ठीक है। या फिर आप इसे किस तरीके से याद रखते हैं? गो एंड मीट ईस्ट डॉक्टर। गो एंड मीट ईस्ट डॉक्टर। गो से क्या है? बेसिकली जी। जी यानी इसमें कौन सी वाली हैवी चेन होगी बच्चों? इसमें होगी गामा टाइप की, ठीक है।
ए, गेम का ए। ए में कौन सी टाइप की होगी बच्चों? अल्फा टाइप की हैवी चेन होगी। एम में कौन सी टाइप की होगी बच्चों? म्यू टाइप की होगी। ई में कौन सी होगी बच्चों? एप्सिलॉन होगी। और डी में कौन सी हैवी चेन होगी बच्चों? डेल्टा होगी। तो ये हैवी चेन के बेसिस पे अलग अलग एंटीबॉडीज क्लासिफाई किए गए हैं। प्लीज ध्यान रखिए कि आप कैसे याद करेंगे इसे। गेम डी से भी ध्यान रख सकते हैं, या फिर गो एंड मीट ईस्ट डॉक्टर, इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हैं कौन कौन सी क्लासेस हैं। चलिए, अभी इतना तो समझ में आ गया, बात यहीं पे खत्म नहीं होती। अपने को ये देखना है हर एक क्लास के जो एंटीबॉडी आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी, इनके डिफरेंट क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इनका क्या फंक्शन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया गेम डी, अब इसका फंक्शन याद करने के लिए भी मेरे पास में एक प्यारा सा तिगड़म है। आपको लिखना है गेम डी, ठीक है, यानी गो एंड मीट ईस्ट डॉक्टर। आपने ये लिखा। उसके आगे आपको क्या लिखना है? मम्मा ऑलवेज फीड मिल्क टू अवॉइड फर्स्ट इन्फेक्शन एंड एलर्जी टू गेट बेटर। इसका मतलब क्या है? मम्मी हमेशा बच्चे को दूध पिलाती है, क्या अवॉइड करने के लिए? पहला इन्फेक्शन अवॉइड करने के लिए, एलर्जी अवॉइड करने के लिए, और बच्चे को बेटर बनाने के लिए, ठीक है। मम्मा ऑलवेज फीड मिल्क टू अवॉइड फर्स्ट इन्फेक्शन एंड एलर्जी टू गेट बेटर। अब ये कहानी क्यों सिखा रही हूं मैं आपको? इसलिए सिखा रही हूं, जरा ध्यान से सुनो, इससे आप इसके कैरेक्टरिस्टिक याद कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल IgG, इट इज द ओनली एंटीबॉडी विच क्रॉसेस प्लासेंटा, यानी ये एक अकेली ऐसी एंटीबॉडी है जो मम्मी से आप में आती है। यानी कि मम्मी क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये कहाँ से आ रही है? मदर टू फीटस ट्रांसफर हो रही है। किसके थ्रू आ रही है बच्चों? ये प्लासेंटा क्रॉस करके आ रही है। इससे आप हमेशा रखेंगे, मम्मी से आने वाली, मम्मी से कैसे आएगी? प्लासेंटा क्रॉस करके आएगी। वो कौन सी एंटीबॉडी होती है बच्चों? IgG। और ऑलवेज से आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों? इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हमेशा सबसे ज्यादा होता है। जितने भी सीरम में एंटीबॉडीज दौड़ रहे हैं, आउट ऑफ ऑल एंटीबॉडीज, IgG का कितना परसेंट होता है? 80% सीरम एंटीबॉडीज आर IgG। और अगर एक बार IgG आ गए तो लंबे समय तक आपके सीरम में ये प्रेजेंट होती है। इसलिए मैंने कहा है मम्मी ऑलवेज, मम्मी से आएगी, ऑलवेज यानी लंबे समय तक आपके सीरम में ये प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। अब IgA, फीड मिल्क, मिल्क यानी कि इट्स अ काइंड ऑफ सेक्रीशन, ठीक है, मदर्स मिल्क होता है। IgA किस में प्रेजेंट होता है बच्चों? मदर्स मिल्क में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मदर्स मिल्क के साथ साथ जो दूसरे सिक्रीशंस होते हैं बॉडी के, जैसे हो गया आपका मुंह में थूका था ना, सलाइवा, टीयर्स, जो आपके, इसके अलावा जो म्यूकस के सरफेसेस होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट, जो जहाँ पे भी म्यूकस है वहाँ पे ये सरफेस पे अटैच्ड होती है, ठीक है। तो IgA कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है? सिक्रीशन में, जैसे कि टीयर्स में, सलाइवा में, मदर्स मिल्क में होती है। उसके बाद आपके म्यूकोसल सरफेस पे भी ये अटैच होती है। तो मिल्क से आपको ध्यान रखना है, सिक्रीशन में कौन सी प्रेजेंट होती है बच्चों? IgA। टू अवॉइड फर्स्ट इन्फेक्शन, तो फर्स्ट इन्फेक्शन से आपको फर्स्ट से बच्चों क्या ध्यान रखना है? जब भी आपके बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहली एंटीबॉडी जो बनती है वो कौन सी बनती है? IgM बनती है। इट इज द फर्स्ट एंटीबॉडी सिंथेसाइज जब आपके बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे फर्स्ट इन्फेक्शन। तो सबसे पहले जब भी इन्फेक्शन होगा तो कौन आएगा? मैं आऊंगी, मैं आऊंगी यानी मैं से M, ध्यान रखिएगा, IgM, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? ई में एलर्जी, एलर्जी यानी कि क्या? टू अवॉइड फर्स्ट इन्फेक्शन एंड एलर्जी, एलर्जिक यानी कि क्या? ई में आप क्या ध्यान रखेंगे? यानी कि जब एलर्जिक रिस्पॉन्सेस होते हैं बॉडी में तो किसकी सिंथेसिस होती है बच्चों? IgE की सिंथेसिस होती है, ठीक है। उसके बाद
टू गेट बेटर, बेटर में जो बी होता है इससे आप क्या ध्यान रखेंगे, जो IgD होती है वो बी सेल के सरफेस पे अटैच्ड होती है, ठीक है। जो बी होती है बेटर से क्या ध्यान रखेंगे, IgD जो होती है वो बी सेल के सरफेस पे अटैच्ड होती है। सो प्लीज आप ध्यान रखेंगे, गेम डी, मम्मा ऑलवेज फीड मिल्क टू अवॉइड फर्स्ट इन्फेक्शन एंड एलर्जी टू गेट बेटर, ठीक है। चलिए अब हम वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बच्चों IgG पे, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है, मोनोमर है, यानी कि ये तो आपने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आप जानते ही होंगे। तो मोनोमर है इसका बेसिकली ये, इसमें कितनी वैलेंसी होती है, वैलेंसी यानी कि कितनी बाइंडिंग कैपेसिटी है, कितनी है बच्चों, मैंने आपको बताया है ये होता है फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग। तो एक ये है और दूसरा कौन सा है ये। सो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2, यानी 2 जगह से ये एंटीजन से बाइंड कर सकती है। इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 1,50,000। उसके बाद में जितने भी सीरम एंटीबॉडीज दौड़ रहे हैं आपके सीरम में, जितने एंटीबॉडी दौड़ लगा रहे हैं, आउट ऑफ विच 80% कौन सी होती है बच्चों, IgG होती है, ठीक है। इनका हाफ लाइफ भी ज्यादा होता है, कितना होता है, 23 डेज का होता है। ये कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन भी कर सकती है। अब कॉम्प्लीमेंट यानी कि क्या बच्चों, कॉम्प्लीमेंट ना आपके ऐसे छोटे छोटे सीरम प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सीरम प्रोटीन्स है। जनरली जब एंटीबॉडी का काम ना एंटीजन से बाइंड करना होता है, एंटीबॉडी किलिंग नहीं कर पाती है, ठीक है। लेकिन एंटीबॉडी क्या करती है, जब एंटीजन से बाइंड कर लेती है उसके बाद वो जोर जोर से चिल्ला करके किसको बुला लेती है, कॉम्प्लीमेंट्स को बुला लेती है। सो कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स उस कॉम्प्लेक्स से बाइंड करते हैं और एंटीजन की लाइसिस कर देते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट का ये जो प्रोसेस होता है लाइसिस करने का, उसके 2 तरीके होते हैं, एक होता है क्लासिकल पाथवे और एक होता है ऑल्टरनेट पाथवे। तो दोनों पाथवे में से जो IgG है वो कौन सा पाथवे एक्टिवेट करती है, क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट करती है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये कॉम्प्लीमेंट का फिक्सेशन करती है, कौन से पाथवे को यूज करके बच्चों, क्लासिकल पाथवे को यूज करके, ठीक है। इसका मेन रोल क्या है, इट इज द ओनली एंटीबॉडी विच क्रॉसेस प्लासेंटा, ये प्लासेंटा को क्रॉस करके आती है, जो छोटे से बच्चे होते हैं उनमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और ये मेजर एंटीबॉडी है जो सिंथेसाइज होती है कब, ड्यूरिंग दी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स मतलब क्या बच्चों, जब पहली बार आपको इन्फेक्शन होगा तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में कौन आएगी, IgM। मैंने बताया था जब भी इन्फेक्शन होगा तो कौन आएगा, मैं आऊंगी, IgM। उसके बाद अगर सेम इन्फेक्शन आपको दोबारा हो रहा है तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में कौन आएगी, IgG आएगी, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है बच्चों, इट इनहेंसेस फेगोसाइटोसिस। अब फेगोसाइटोसिस क्या होता है मैडम, सो फेगोसाइटोसिस क्या होता है, फेगोसाइटोसिस एक प्रोसेस है किलिंग का। मारने के अलग अलग तरीके होते हैं बेटा, चाकू से मार सकते हैं, चप्पल से मार सकते हैं, गला दबा के मार सकते हैं, वैसे फॉरेन सब्सटेंसेस को मारने के तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका है फेगोसाइटोसिस। ये प्रोसेस कौन परफॉर्म करता है, फेगोसाइटिक सेल होते हैं हमारी बॉडी में जो ये परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मैक्रोफाज। It is a phagocytic cell which perform phagocytosis. Phagocytosis आसान भाषा में आप क्या कह सकते हो, फॉरेन सब्सटेंसेस को पकड़ना, खाना, उसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करना, खत्म कर देना और बाहर फेंक देना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। सो ये फैगोसाइटोसिस को प्रमोट करते हैं, ये टॉक्सिन का न्यूट्रलाइजेशन करते हैं और टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने के साथ साथ ये वायरस का भी न्यूट्रलाइजेशन करते हैं और छोटे बच्चे को, फीटस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये इनका मेन फंक्शन है। समझ में आया IgG का क्या है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं अपन IgA पे। सो IgA बच्चों 2 फॉर्म में रह सकती है, डाइमर के फॉर्म में भी रह सकती है और मोनोमर के फॉर्म में भी रह सकती है। दिस इज दी डाइमर, ठीक है, डाइमर है और ये मोनोमर के फॉर्म में भी रह सकती है।
मोनोमर के फॉर्म में कब रहेगी बच्चों? जब सीरम में दौड़ेगी, जब सीरम में प्रेजेंट होगी तो किस फॉर्म में रहेगी? मोनोमर के फॉर्म में होगी। तो जब सिक्रीट होगी, सीरम में है तो क्या रहेगी बच्चों? हमेशा मोनोमर के फॉर्म में होगी। लेकिन जब सरफेसेस पे अटैच होगी, जैसे कि जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट पे या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे, जहां पे भी सरफेसेस पे अटैच होगी, तब किस फॉर्म में होगी बच्चों? ये डाइमर के फॉर्म में होगी। ठीक है, तो अब दो एंटीबॉडी आपस में किसकी मदद से अटैच होते हैं? एक होता है जे चेन। जे चेन जो रहती है वो दो एंटीबॉडीज को क्या करती है? अटैच करके रखती है। ठीक है, इस जे चेन में बहुत ज्यादा सिस्टीन का अमाउंट होता है, सिस्टीन अमीनो एसिड बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं इस जे चेन में। ठीक है, दोनों को पकड़ के रखने का काम करते हैं। उसके अलावा आपको ऐसा सांप जैसा ये कुछ दिख रहा होगा, सिक्रेटरी कंपोनेंट होता है जो एक एंटीबॉडी से दूसरे एंटीबॉडी तक प्रेजेंट है। इसका रोल क्या होता है बच्चों? ये ना एंटीबॉडी को प्रोटियोलिटिक डैमेज से बचा के रखता है। कोई भी प्रोटीन इस पे अटैक ना कर पाए उससे बचा करके कौन रखता है? सिक्रेटरी कंपोनेंट रखता है। ठीक है, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो अराउंड 1,60,000 के आसपास होता है। इनकी जो वैलेंसी है वो 2 हो सकती है या मल्टीपल ऑफ 2 दैट इज 4। अगर मोनोमर फॉर्म में होगी तो बच्चा कितनी वैलेंसी होगी? 2 वैलेंसी होगी। अगर डाइमर फॉर्म में होगी तो कितनी होगी बच्चा? 1, 2, 3 और 4 होगी। ठीक है, और हमने ये देखा सिक्रीशंस में प्रेजेंट होते हैं इंपॉर्टेंट चीज, आंसू, सलाइवा और मिल्क में प्रेजेंट होते हैं, और या फिर म्यूकोसल सरफेसेस पे भी ये अटैच होते हैं। इनकी हाफ लाइफ कितनी होती है? 6 डेज होती है। और ऑलरेडी आपके सीरम में जितने भी एंटीबॉडीज दौड़ रहे हैं, आउट ऑफ ऑल 10 to 15% कौन से होते हैं बच्चों? IgA होते हैं। ठीक है, ये भी कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन करते हैं, और ये कौन सा पाथवे यूज करते हैं बच्चों? ऑल्टरनेट पाथवे यूज करते हैं। ठीक है, ये भी फैगोसाइटोसिस को प्रमोट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका IgA के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं IgM। IgM जनरली कैसी एंटीबॉडी होती है? पेंटामरिक एंटीबॉडी होती है। 1, 2, 3, 4, 5 कितने मॉलिक्यूल है यहाँ पे? 5। अब कैसे ध्यान रखोगे अगर आपको एग्जाम में किसी ने पूछ लिया इन सारी एंटीबॉडी में से पेंटामरिक कौन सी होती है, तो आपको कैसे ध्यान रखना है? बचपन में कर्सिव राइटिंग सीखी है सबने, मम्मियाँ ऐसे ऐसे डॉट बना के देती थी और फिर हम क्या बनाते थे? हम लेटर्स लिखना सीखते थे। तो आपको यहाँ पे M बनाना है, एक डॉट से दूसरे, फिर इधर आए, फिर इधर आए, फिर इधर आए। कितने डॉट बनाने पड़ते बेटा? 1, 2, 3, 4, 5 डॉट बनाओगे तो क्या बन जाएगा? M बन जाएगा। तो 5 डॉट यानी कि पेंटामरिक। तो जिस भी लेटर में आपके ऐसे 5 डॉट आए वो क्या हो जाएगी? पेंटामरिक एंटीबॉडी हो जाएगी। अब 5 है बच्चों, तो इसकी ऑटोमेटिक वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 10। इनकी थ्योरेटिकल वैलेंसी होती है, लेकिन इफेक्टिव कितनी काम के लायक होती है? दैट इज दी 5। क्यों ऐसे? क्यों 10 नहीं? बिकॉज ऑफ स्टीयरिक हिंड्रेंस की वजह से कितनी इफेक्टिव वैलेंसी होती है? 5 इज दी इफेक्टिव वैलेंसी। ठीक है, जितने भी सीरम में एंटीबॉडीज दौड़ रहे हैं, आउट ऑफ विच 5 to 10% कौन सी होती है? IgM होती है। इनका हाफ लाइफ पीरियड कितना होता है बच्चों? 5 डेज का होता है। ये भी कॉम्प्लीमेंट का फिक्सेशन करती है, कौन से पाथवे की मदद से बच्चों? क्लासिकल पाथवे की मदद से। और ये ध्यान रखिएगा, ये एंटीबॉडी कभी भी प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती। अगर छोटे से बच्चे में आपको IgM मिल रहा है, इसका मतलब है पक्का उसे कोजेनिशियल इन्फेक्शन हुआ है, यानी कि उसे मम्मा से कोई तो भी इन्फेक्शन आया है, क्योंकि IgM प्लासेंटा क्रॉस नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ बच्चों IgG है जो प्लासेंटा को क्रॉस करके आ सकती है। तो ये बॉडी में आई है अगर छोटे से बच्चे में, मतलब पक्का कोई मम्मी के थ्रू इन्फेक्शन हुआ है। और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हुआ? इट इज द फर्स्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन इन्फेक्शन। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है पहली एंटीबॉडी कौन सी बनती है बच्चों? IgM बनती है। ठीक है,
और ये बनने के बाद लंबे समय तक आपकी बॉडी में नहीं रहती, थोड़े ही समय के बाद में डिसअपियर हो जाती है। तो कभी भी अगर आपको आपकी बॉडी में IgM मिल रही है ना, तो इसका मतलब है आपको कोई रीसेंट इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। ये ऑप्सोनाइजेशन में ज्यादा इफेक्टिव है IgG से। अब ये ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है? ऑप्सोनाइजेशन मतलब क्या बच्चों? फैगोसाइटोसिस को कराना, यानी कि ये एक तरीके से क्या काम करते हैं, ये आपके जो फैगोसाइटिक सेल्स है ना, उनको बुलाते हैं कि बाबा यहाँ पे फैगोसाइटोसिस करो, यहाँ पे फैगोसाइटोसिस करो। ये प्रोसेस जो बुलाने की होती है उसे हम कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन। तो ऑप्सोनाइजेशन को प्रमोट करते हैं, ठीक है। सो IgG भी ऑप्सोनाइजेशन को प्रमोट करता है, लेकिन IgM मैं ज्यादा काबिल हूँ ऑप्सोनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। ये भी बच्चों वायरसेस और टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करते हैं, पर IgG से थोड़ा लेस एफिशिएंट होते हैं, ठीक है। और ये शॉर्ट लिव है, जल्दी डिसअपियर हो जाते हैं। मैंने अभी बताया, अगर ये आपको ब्लड में दिख रहे हैं इसका मतलब क्या है बच्चों? पक्का अभी कोई इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं IgE की। इनकी वैलेंसी क्या होती है बच्चों? 2 वैलेंसी होती है। पर आप देखेंगे इसमें कितने कांस्टेंट रीजन हैं? 1 2 3 4। मैंने आपको बताया है कि कितने एंटीबॉडी, सिर्फ 2 एंटीबॉडी IgM और IgE है, जिसमें कितने कांस्टेंट रीजन होते हैं बच्चों? 4 कांस्टेंट रीजन होते हैं, ठीक है। और ये सीरम एंटीबॉडीज जितने भी दौड़ रहे हैं उसमें से 0.002% कौन से होते हैं? IgE होते हैं। इनकी वैलेंसी 2 होती है। इनका हाफ लाइफ पीरियड कितना होता है बच्चों? 2 दिन का होता है। ये कहाँ पे अटैच होते हैं? जो मास्ट सेल्स होते हैं और जो बेसोफिल होते हैं उनके सरफेस पे आपके IgE अटैच्ड होती हैं। ये कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन नहीं कर सकते और ये अग्लूटिनेशन में भी नहीं कर पाती है। इनका मेन रोल क्या है? भाई कुछ नहीं कर रहे तो करते क्या है फिर? तो इनका मेन रिस्पॉन्स होता है क्या? एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन में ये टेक पार्ट करते हैं और जो हेलेमेंथस पैरासाइट्स होते हैं उनसे भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम कौन करते हैं बच्चों? IgE का होता है। नेक्स्ट है दैट इज IgD। तो बच्चों D जो रहती है इट इज ऑल्सो अ मोनोमरिक टाइप, मोनोमर टाइप की रहती है। इसकी भी कितनी वैलेंसी होगी बच्चों? 2 वैलेंसी होती है, ठीक है। यानी 2 जगह है जहां से ये क्या करती है? बाइंड कर सकती है एंटीजन से। इनका वैलेंसी 2 हो गई। इनका जो मोलिकुलर वेट होता है वो कितना होता है? अराउंड 1,84,000 के आसपास होता है। इनका टोटल जितने भी एंटीबॉडीज दौड़ रहे हैं उसमें से 0.2% कौन सी होती है? IgD होती है। बट इनका ज्यादा रोल अभी तक मालूम नहीं पड़ा है कि सीरम में इनका क्या रोल रहता है। बस ये देखा गया है जो IgD होती है वो बच्चों किसके सरफेस पे? बी सेल के सरफेस पे अटैच्ड होती है। बी सेल के सरफेस पे 2 एंटीबॉडीज अटैच होती है। कौन कौन सी? एक होती है IgD और एक होती है बच्चों IgM। कैसे ध्यान रखेंगे? MD। 2 एंटीबॉडीज होती है जो आपके बी सेल के सरफेस पे अटैच्ड होती है। बाकी इसका कोई ज्यादा फंक्शन मालूम नहीं है। तो ये थे आपके क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी। हम एक क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने कौन कौन से क्लासेस देखे हैं, हमें कैसे ध्यान रखना है। गेम डी से आप ध्यान रखेंगे या फिर क्या ध्यान रखेंगे? गो एंड मीट ईस्ट डॉक्टर। सो ये 5 तरीके के एंटीबॉडीज हैं। इसका आपको क्या ध्यान रखना है? मम्मा ऑलवेज फीड मिल्क टू अवॉइड इन्फेक्शन एंड एलर्जी टू गेट बेटर। मम्मा ऑलवेज से आपको क्या ध्यान रखना है? IgG के बारे में कि ये मम्मी से आती है। इट इज द ओनली एंटीबॉडी विच क्रॉसेस प्लासेंटा और फीटस में आती है और फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। जितने भी सीरम एंटीबॉडी है उसमें से सबसे ज्यादा कौन सी होती है? IgG, दैट इज द 80%। ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में सबसे ज्यादा रोल किसका होता है? IgG का होता है। मोनोमरिक टाइप की है। क्या वैलेंसी होती है बच्चों? 2 वैलेंसी होती है इसकी। फिर IgA में आपको क्या ध्यान रखना है? ये सिक्रीशन में प्रेजेंट होती है, जैसे कि मिल्क हो गया, सलाइवा हो गया,
टीयर्स हो गए, इसके अलावा ये म्यूकोसल सरफेस पे भी अटैच होती है। ये कौन से कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट कर सकती है? ऑल्टरनेट, IgA से ऑल्टरनेट, ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में ये डाइमर के फॉर्म में भी रहती है और मोनोमर के फॉर्म में भी रहती है। मोनोमर के फॉर्म में कब रहेगी? जब सिक्रीशन में अवेलेबल रहेगी। जब सरफेसेस पे अटैच रहेगी तो डाइमर के फॉर्म में रहेगी। दो एंटीबॉडी को चिपका के कौन रख रहा है? जे चेन, और एक सेक्रेटरी कंपोनेंट होता है सांप के जैसा, वो बेसिकली प्रोटियोलिटिक डैमेज से बचा करके रखता है। उसके बाद में जो IgM होती है, M का क्या इंपॉर्टेंट रोल है? फर्स्ट इन्फेक्शन से आपको क्या ध्यान रखना है? ये पहली एंटीबॉडी बनती है जब आपको कोई इन्फेक्शन होता है, तो सबसे पहले एंटीबॉडी बनने वाली कौन सी होती है बच्चों? IgM। ये ध्यान रखना है। बी सेल के सरफेस पे भी कौन सी प्रेजेंट होती है? IgM ही प्रेजेंट होती है। और M कैसी होती है? पेंटामरिक होती है। कैसे ध्यान रखना है? M बनाना सीखा है ना, 5 पॉइंट कनेक्ट करना। IgM इज द पेंटामरिक एंटीबॉडी, और इसकी थ्योरेटिकल वैलेंसी 10 होती है, लेकिन इफेक्टिव कितनी होती है बच्चों? 5 बिकॉज ऑफ द स्टीयरिक हिंड्रेंस, ठीक है। उसके बाद IgE से आपको क्या ध्यान रखना है? एलर्जिक रिस्पॉन्सेस में इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एलिमेंटिक पैरासाइट से भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। उसके बाद जो बेसोफिल होते हैं और मास्ट सेल होता है, उनके सरफेसेस पे भी कौन अटैच्ड होती है? IgE अटैच्ड होती है। अगर आप IgD की बात करेंगे तो इसका ज़्यादा रोल अभी तक मालूम नहीं पड़ा है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि बी सेल का जो सरफेस है उस पर कौन अटैच होती है? IgD और IgM अटैच होती है। कैसे ध्यान रखना है आपको? MD से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी के बारे में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो भी आप टॉपिक चाहते हैं जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। सो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू। सो आज के लिए बच्चों इतना ही था आपका। IgE के बाद में